हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री को समझने से पहले हमें कुछ समझना होगा, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर अलजेब्रा की शुरुआत कैसे हुई, ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई। हमें पहले भी पता है कि कोई भी चीज़ हम तभी डिस्कवर करते हैं जब उसकी नीड होती है, मतलब कोई भी चीज़ की अगर नीड है तो वहाँ से डिस्कवरी जरूर होगी। उसी तरह से अलजेब्रा की भी डिस्कवरी हुई थी। जब आपको काउंटिंग करने की जरूरत पड़ी तो आपने 1 2 3 4 मतलब नंबर सिस्टम को ढूंढना शुरू किया। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से काफी अलग अलग टर्म्स जो है, ऑपरेशंस जो है वो हमने डिस्कवर किए, है ना। उसी तरह से ज्योमेट्री की हमें कहाँ पे जरूरत पड़ी है, तो जब भी आप लोग अगर लैंड की बात करो, आपको कोई लैंड का मेजरमेंट लेना है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई हाउस बिल्ड करना है या कुछ भी, तो उस समय आपको वहाँ पे मेजरमेंट्स लेने की जरूरत होती है। आप कितनी साइज का रूम बनाना चाहते हो, या फिर आपके यहाँ पे कितनी जमीन है कि जिसके ऊपर आपको घर बनाना है ना। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखोगे तो वहां से एक चीज आपको दिमाग में आती है और वो है ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। आपको वहाँ पे पता होने चाहिए, मतलब कितने डिस्टेंस आपके पास में रूम जो है वो कितने इसमें बनाना है आपको, है ना। वो सारी चीजें मतलब प्लानिंग करने के लिए आपको जरूरी क्या है, ज्योमेट्री, है ना। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नीड थी ज्योमेट्री को, वहां से कंस्ट्रक्ट मतलब वहां से हमारे पास में आई कि आपको अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए, लैंड को मेजर करने के लिए जरूरत पड़ी ज्योमेट्री की। और उस समय हमने ज्योमेट्री की खोज करना शुरू किया, ज्योमेट्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी पहले से हमारे यहाँ पे ज्योमेट्री जो है उसका यूज किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे कि काफी पहले की जमाने में जो हड़प्पा, मोहनजोदारो वगैरह जो सिटीज हमें मिली है, उन सिटीज का भी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो सिटीज के अंदर आप देखोगे कि जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, उनके जो अलग अलग उन्होंने सिटीज बिल्ड की थी, वो सभी सिटीज काफी अच्छी, मतलब ज्योमेट्रिक, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ज्योमेट्री का काफी यूज वहां पे किया है। वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो जाए, या फिर जो भी उन्होंने हाउस बिल्ड किए थे, या जो भी चीजें वहाँ पे थी, वो सभी चीजें इस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई थी कि जैसे उनको ज्योमेट्री की काफी अच्छी जानकारी हो, है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि काफी पहले के जमाने से हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते आ रहे हैं, और अब भी हम लोग ज्योमेट्री का यूज करते ही हैं। अभी उस समय की जो ज्योमेट्री थी उसके रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए, तो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरऑल उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या, ज्योमेट्री की किस तरह से हमने डिस्कवरी की और किस तरह से इसमें और भी नई नई चीजें ऐड होती गई, उसका मैं एक शॉर्ट आपको समराइज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमने देखा कि वहां से, मतलब काफी पहले के जमाने से ज्योमेट्री का यूज जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर चले आ रहा है। क्यों आ रहा था? क्योंकि जो आपकी लैंड है उसके रिलेटेड जब भी मेजरमेंट आपको करना है तो वो मेजरमेंट आप लोग कर सकते हो ज्योमेट्री का यूज करके, उसके अलावा हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो वहां से हमें ज्योमेट्री की खोज हमने की थी। ज्योमेट्री उस समय जो थी वो एक अनसिस्टेमेटिक वे में थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं था कि इसको मतलब एक आपने सेगमेंट बना दिया या फिर लाइन बना दी, ये सब चीजें हमें नहीं पता थी। सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, है ना। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी थी जो हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी वहां उस समय नहीं थी, है ना। मतलब ज्योमेट्री उस समय जो थी वो एक अनसिस्टेमेटिक वे में थी। हमारे पास जो ज्योमेट्री थी वो अनसिस्टेमेटिक वे में थी, उसका कोई एक सिस्टम नहीं था, हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। बट उस समय की जो ज्योमेट्री थी वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक ओरली या फिर पाम लिप के थ्रू ट्रांसफर की जाती थी। जैसे हमारे पास अभी ज्योमेट्री की बुक्स है जिसमें से हम लोग जाके किसी भी टॉपिक को काफी आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। बट वही सब चीजें उस समय नहीं थी, और उसीलिए क्या होता था, अगर मुझे ज्योमेट्री की कोई कंसेप्ट पता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ज्योमेट्री के कंसेप्ट सिखा दूंगा, ताकि फिर वो कंसेप्ट जो है आगे भी वैसे ही कैरी ऑन होते रहे। या फिर मैं क्या करूंगा, उसको पाम लिप के ऊपर लिख के रख दूंगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पहले के जमाने में ज्योमेट्री को ट्रांसफर करते थे एक जनरेशन से लेके तो सेकंड जनरेशन, और बाद में उसको फर्दर उसी तरह से आगे ट्रांसफर किया जाता था, क्योंकि हमारे पास कोई भी इस तरह से मतलब रिटर्न वर्क हमारे पास में उस समय नहीं था। पाम लिप के थ्रू हम लोग कुछ ट्रांसफर करते थे, या फिर जनरेशन टू जनरेशन ओरली हम लोग उसकी जो मतलब स्टडीज है वो आप प्रोवाइड करते थे सामने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था हमारा कुछ, आप बोल सकते हो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ज्योमेट्री के लिए। बट उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए कि जिन्होंने ज्योमेट्री में कुछ रिवॉल्यूशंस किए, ज्योमेट्री में कुछ नई नई चीजों को ढूंढ के निकाला। उसमें से एक थे थालेक। थालेक यूज फर्स्ट नोन प्रूफ इट्स रिगार्डिंग डायमीटर दैट इट बाइसेक्ट द सर्कल। तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर ये मैंने अपने सर्कल बना दिया और एक डायमीटर बना दिया। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। आपको दिख रहा होगा कि ये आधा पार्ट और उधर का आधा पार्ट, दोनों पार्ट कैसे हैं, एकदम सेम है ना।
तो ये चीज थी जिसको सबसे पहले ढूंढ के निकाला था किन्होंने, थाले ने, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहला आप लोग बोल सकते हो फर्स्ट नोन प्रूफ किसने दिया। अगर इस तरह से आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आपका हो जाएगा थाले। थाले गिव्स द फर्स्ट नोन प्रूफ इट्स रिगार्डिंग डायमीटर दैट इट्स बाइसेक्ट द सर्कल। उसके बाद में जो है थाले के प्यूपिल आप बोल सकते हो पाइथागोरस। इनके तो हमने काफी सारे थ्योरम पढ़े, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है कुछ, इसके अलावा और भी काफी सारे थ्योरम जो है उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर हमारे लिए डिस्कवर किए थे। और ये सब प्रॉपर्टीज जो भी चीजें हैं उन्होंने डिस्कवर की थी, और ये काम चला उनका 300 बीसी तक। 300 बीसी तक इन्होंने लगातार इस तरह की खोजें करते गए, और जो हमारे लिए ज्योमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम यूज करते हैं अभी भी। उसके बाद जो थे, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, तो ये यूक्लिड नाम के एक टीचर थे जो इजिप्ट के अंदर मैथ्स पढ़ाते थे, है ना। एक यूक्लिड नाम के टीचर थे जो इजिप्ट के अंदर मैथ्स पढ़ाते थे, और उन्होंने क्या किया, ये सब जो इंफॉर्मेशन थी पाइथागोरस या फिर जो भी इनके पहले के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई थी, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डिस्कवर की थी, उन सभी इंफॉर्मेशन को इन्होंने कलेक्ट किया। इन्होंने यूक्लिड ने उन सभी चीजों को कलेक्ट करके, क्योंकि वो सभी चीजें डिवाइडेड थी, कोई एक ऐसे बुक के अंदर उसमें लिखा हुआ नहीं था, सब अलग अलग लिखा हुआ था, कोई भी मतलब ऐसा कलेक्टिव कोई वर्क नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस सब को एक चीज के अंदर, मतलब एक टॉपिक के अंदर उसको लेके आए, उसको कलेक्ट करके उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, तो ट्रेटिस बनाया। अब ये ट्रेटिस क्या है, तो ट्रेटिस को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। देखो यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, in Egypt he collected all the work and arranged it in famous treatise। तो उसने सभी चीजों को अरेंज करके ट्रेटिस के अंदर उसने उसको अरेंज कर दिया, और उसको अपने क्या बोला है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर जो भी सारी चीजें उन्होंने एक जगह पे कलेक्ट करके लिखी हुई थी, उनको उसने बोला एलिमेंट। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है ये भी काफी बड़ी, मतलब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस एलिमेंट के अंदर थी, है ना। तो फिर उसको भी डिवाइड करना जरूरी था। उन्होंने क्या किया, फिर इन एलिमेंट्स को 13 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब जो एलिमेंट्स उनके पास में थे उनको फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने 13 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, और उन चैप्टर्स को बोला गया अ बुक। आप क्या बोलोगे उसको, अ बुक। मतलब उसके अंदर 13 जो अलग अलग चैप्टर्स थे उन सभी को अलग अलग बुक में उन्होंने लिख दिया। मतलब 13 बुक्स हमारे पास में हो गए यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आता तो इसको आप फिर से एक बार रिवाइज करके देखोगे, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है हमारे। तो यहाँ से हमने समझा कि जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन थी उसको उन्होंने ट्रेटिस के अंदर अरेंज कर लिया, और ट्रेटिस को बोला गया एलिमेंट्स, और इन सभी एलिमेंट्स को 13 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया, हर एक चैप्टर को बोला गया बुक। ठीक है, इस तरह से। तो आपको जो है ये बुक्स में से काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी नॉलेज जो है वो ज्योमेट्री की उन बुक्स में से हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा बुक्स के अंदर क्या है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में देखेंगे, और उसके अलावा जो जो और भी चीजें हैं जो यूक्लिड ने हमें समझाई है उसको भी यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इन फर्स्ट बुक यूक्लिड गिव्स डेफिनेशंस। फर्स्ट जो बुक थी उसके अंदर यूक्लिड ने डेफिनेशंस प्रोवाइड की। डेफिनेशंस क्या होती है, मतलब कोई भी चीज है ना, जो भी चीज हम लोग ज्योमेट्री के अंदर यूज करने वाले, उसको पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज मैं यूज करने वाला हूँ, है ना। तो वो जो चीजें हैं जो आपको पहले से मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीजों को आपको हमें यूज करना है ज्योमेट्री के अंदर, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। तो हमें पता होना चाहिए ना, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन बनाता हूँ, कोई सेगमेंट बनाता हूँ, इसके एंड पॉइंट जो है उसको आप क्या बोलोगे, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। तो उसको उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट्स बोला है। समझ में आया, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी जरूरी है, तभी जाके हम लोग उसका यूज आगे जाके कर पाएंगे। सही है ना। जैसे 1 2 3 4 आपको अगर पहले समझा ही नहीं जाएगा तो आप डायरेक्टली उसको 123 154 इस तरह से लिख नहीं पाओगे। आपको 1 2 3 सभी चीजें समझनी होंगी, ये सब बेसिक है। और वही बेसिक आपको डेफिनेशंस के अंदर में उन्होंने दिया हुआ है कि ये सब चीजें हैं जो आप ज्योमेट्री में सामने यूज करोगे। इसके बाद और एक मैंने यहाँ पे उनके जो आप बोल सकते हो कि जो डेफिनेशंस है वो काफी सारी आपके बुक में दी हुई है, तो वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2-3 एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको सभी बुक में से रीड करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सेकंड डेफिनेशन मैं यहाँ से आपके लिए लेके आया हूँ। देखो कुछ इस तरह से है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। देखो अभी यहाँ पे उसने पहले इसमें क्या बोला, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जो
लाइन की एंड होती है उसको आप पॉइंट बोलते हैं। फिर पॉइंट क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, है ना। उसके अलावा और भी मतलब जो जो आप डेफिनेशन देखते जाओगे उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसके बारे में कभी पहले मेंशन नहीं किया होगा, मतलब डेफिनेशंस के अंदर भी कुछ दिक्कत हमारे सामने हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। एक आप पॉइंट किसको बोलते हो जिसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि पार्ट क्या होता है, सर आपने पार्ट तो बताया नहीं, है ना। तो वही सब चीजें हैं। देन क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द पार्ट। सम टर्म्स आर ऑलवेज अनडिफाइंड इन ज्योमेट्री। तो यहां से हमें एक चीज समझनी है कि ज्योमेट्री के अंदर सभी चीजों को आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हो। कुछ चीजें इस तरह से भी होती है जो अनडिफाइंड है अभी भी, और वैसे ही अनडिफाइंड रहेगी, बट आपको समझ में आ जाता है कि इनका कहने का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है आपको। तो वही चीज है कि ज्योमेट्री के अंदर डेफिनेशंस कुछ इस तरह से दी हुई होती है जिनका कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं। वो एक इस तरह से आप बोल सकते हो कि वो पहले से सबको पता है। उसमें भी कुछ टर्म ऐसी हो सकती है जो शायद आपको अभी भी पता नहीं है, उसके बारे में कोई भी डेफिनेशंस आपको नहीं दिए, बट वही सब चीजें आपको यहाँ पे समझनी है कि ऑलवेज सम टर्म्स आर बिन अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ चीजें के बारे में और समझना है। यूक्लिड्स assumes some properties as universal truth, no need of proof, axioms and postulates। तो उसके अलावा डेफिनेशंस के अलावा भी उन्होंने कुछ चीजें हमें प्रोवाइड की है जिसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको आप बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब आप मान लोगे कि ऐसा होता है। समझ में आया आपको। जैसे हर रोज सवेरे सूरज मतलब सनराइज होता है पूर्व दिशा में, ईस्ट में, है ना। तो इस तरह से क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके पीछे आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उसी तरह से हमारे ज्योमेट्री के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिनकी कोई रीजन देने की आपको जरूरत नहीं होती है, और उन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। दो चीजों में उन्होंने उसको डिवाइड किया है उन सभी यूनिवर्सल ट्रूथ को। कुछ को उन्होंने डाला है एक्सियम्स के अंदर और कुछ हमारे हैं पोस्टुलेट्स के अंदर। दोनों के भी मैं कुछ एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, बाकी आपके बुक्स के अंदर दिए हुए वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सियम समझा देना है, एक्सियम क्या होता है और उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया उसको देखेंगे। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। उन्होंने बोला है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या पे यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर का जो एरिया है ना वो है 64 मीटर स्क्वायर। क्या है? 64 मीटर स्क्वायर ये एरिया है हमारे इस स्क्वायर का। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया और मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे पता चला कि इसका स्क्वायर भी कितना है 64 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल देखा और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो वो भी था मेरा 64 मीटर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एक्सियम किस तरह से वर्क करेगा। उसने बोला थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर समझ लो इसका एरिया इसके साथ इक्वल है और इसका भी एरिया इसके साथ इक्वल है, तो उसका मतलब ये दोनों चीजें जो है वो इसके साथ इक्वल तो थी ही, बट वो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ भी इक्वल होगी। देखो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गया आपको? मतलब कोई भी चीज अगर किसी एक चीज के साथ सेम होगी तो वो चीज एक दूसरे के साथ भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको, और ये सभी को पता है, इसके लिए कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आप इसको आराम से समझ सकते हो। तीनों चीजें जो है, फर्स्ट चीज की भी एरिया इसके साथ सेम थी, इसकी एरिया भी इसके साथ सेम थी, मतलब इन दोनों की एरिया भी एक दूसरे के साथ सेम ही होगी। उसके लिए आपको कोई अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह की कुछ चीजें जो है हमें एक्सियम के अंदर दी है, वो आपके बुक में दी हुई है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर कोई एक्सियम आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। उसके बाद जो है यूक्लिड्स के पोस्टुलेट, पोस्टुलेट के अंदर भी उन्होंने कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की है जिसके लिए आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है, पहला पोस्टुलेट देख लेते हैं। A straight line may be drawn from any one point to any other point। स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो ये सभी को पता है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत है क्या हमें? नहीं है। और इसीलिए इस तरह की चीजों को उन्होंने पोस्टुलेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको सभी को पहले से पता है। उसके बाद गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मेरे पास अगर दो पॉइंट्स है तो उसमें से हमेशा एक ही लाइन जा सकती है ना। इसके अलावा और कोई लाइन जा सकती है कि इसमें से? बिल्कुल भी नहीं जा सकती।
इसमें से अगर लाइन आप डालने की कोशिश करोगे तो इस तरह से कोई लाइन बनेगी, इस तरह से बनेगी, बट इन दोनों पॉइंट से जाने वाली अगर कोई लाइन बनेगी तो वो सिर्फ यूनिक होगी, एक ही होगी, है ना। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए भी आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी जिसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट्स के अंदर। उसके बाद जो एक लास्ट कंसेप्ट यहां से हमारा है वो है थ्योरम। अभी थ्योरम क्या होता है, मैंने देखा सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशंस। डेफिनेशन मतलब जो जो चीजें हम यूज करने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर, उन चीजों को पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना पहले से। तो वो आप चीजें किसमें लिखते हो, डेफिनेशंस के अंदर। उसके बाद जो भी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सभी को पहले से पता है, उसके लिए आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं, उन चीजों को हम लोग लिखते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट के अंदर। बट कुछ चीजें ऐसी है जो हमने अलग अलग ज्योमेट्री के अंदर, मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद या फिर कुछ चीजों को देखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे दिमाग में ऐसी कुछ चीजें है कि ऐसा ऐसा होता है। जैसे आपको पता है एक ट्रायंगल है, मैंने काफी सारे ट्रायंगल्स निकाल के देखे और उन सभी के इन एंगल्स की एडिशन करके देखी, तो मुझे पता चला कि ये सभी के लिए जो एडिशन है वो कितनी आ रही है, 180 डिग्री ही आ रही है। ये मैंने देखा, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ किए अलग अलग शेप के, उन सभी के अंदर के एंगल्स को मैंने प्रोट्रैक्टर से मेजर किया और उसको ऐड करके देखा, तो हमेशा जो वैल्यू है वो 180 ही आ रही थी। तो ये जो चीज है ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये हमें कोई पहले से पता नहीं है। तो इन सब चीजों को हम लोग प्रूव करके बताते हैं, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ये क्यों हुआ, तो ये आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, क्योंकि डायरेक्टली कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई चीज है जिसको आपको प्रूफ देना पड़े, मतलब जिसके लिए आपको रीजन बताना पड़े कि ये ऐसा ऐसा होने के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, उस चीज को आप क्या बोलते हो, थ्योरम्स। आया समझ में। तो इस तरह से आपको यूक्लिड ने जो है वो सारी चीजों को हमें समझाया, और इसीलिए हमने इस लेसन का नाम दिया हुआ है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इसके ऊपर जो भी मैंने टॉपिक आपको समझाया, इन सभी टॉपिक्स को आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर कवर किया हुआ है ना। तो वहां से आप उसको एक बार अच्छे से रीड करो, कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है, तो उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मतलब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।